हेलो स्टूडेंट, तपोभूमि एकेडमी के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह है यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट को हम देख रहे हैं। यह जो लेक्चर है, जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आप संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं और से कोई भी बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको यहाँ पर 200 से अधिक लेक्चर कंप्लीट कराने वाले हैं। इसका मतलब है 200 से अधिक लेक्चर होने का मतलब ही है कि संपूर्ण सिलेबस इतने लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी से मतलब किसी भी कोचिंग से कोई भी बैच परचेस करेंगे तो वहां पर भी आपको इतने लेक्चर नहीं मिलने वाले हैं जितने कि हम आपको यूट्यूब पर फ्री में ही उपलब्ध कराने वाले हैं। इसमें हमारी जो यूनिट फर्स्ट चल रही है वह है शिक्षण अभिवृत्ति, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। इसको हम देख रहे हैं। इसमें फिलहाल हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 5 लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि कहीं से कोई टॉपिक मिस हो रहा है। आज हमारा लेक्चर 6 है, तो इसमें हम नई नई अवधारणाएं जो कि शिक्षण से संबंधित है 3 दृष्टिकोणों को देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने तपोभूमि एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सकें। और अगर आपने अभी तक जो हमारा तपोभूमि एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यह क्यूआर कोड हमने आपको दिया है, इसे स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लेक्चर तो देख रहे हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलने वाला है। हमने आपको पहले ही बताया गया है, ठीक है, पहले ही बता दिया है कि इन लेक्चर के साथ आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर की जो सॉल्यूशन बुक है पेपर फर्स्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ही ज्वाइन करना पड़ेगा, बगैर उसके आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर कुछ समय गवाए हमारे लेक्चर को, ठीक है। आज हम 3 प्रमुख दृष्टिकोणों को पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षण के लेवल हैं उनसे संबंधित हैं। लेकिन सबसे पहले हमने कल जो परिभाषाएं पढ़ी उनको हम देखेंगे, ठीक है। चूंकि हम एक सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं कि कम पढ़िए लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन कीजिए, इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा होता है उसका रिवीजन करते हैं और फिर आगे किसी न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वह था, मतलब हमने शिक्षण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं देख रहे थे, जिसमें हमने रायबर्न, स्मिथ हो गए, हफ एवं डंकन हो गए, इन सब की जो प्रमुख परिभाषाएं थी उनको देख ली थी। आज हमारी जो 2 परिभाषाएं हैं, ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने आपको विस्तार से समझा चुके हैं, इस लेक्चर में उनका रिवीजन करा रहे हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है और दूसरी जो अन्य परिभाषा है वह है महात्मा गांधी जी की है। तो सबसे पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको यही 2 परिभाषाएं बताई थी, और फिर न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठना है, बगैर कॉपी पेन के काम नहीं हो सकता है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा चीजें याद रहेंगी, और जितनी ज्यादा चीजें याद रहेंगी उतने ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनकी शिक्षा की अवधारणा रही, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि अधिगम प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि बच्चों को शिक्षा 4 दीवारों के भीतर नहीं देनी चाहिए, ठीक है, बल्कि उन्हें आसपास के जो प्रकृति का वातावरण है उसमें देना चाहिए। सिंपल सा समझिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि बच्चे को शिक्षा 4 दीवारों के भीतर या फिर कुछ किताबों को सीमित रखकर नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें प्रकृति से कनेक्ट करके, प्रकृति में प्रत्यक्ष अनुभव करके जब वह चीजों को देखेंगे तो वहां से सीखेंगे। तो वह सिंपल रूप से मानते थे कि विद्यार्थियों को प्रकृति की गोद में खेलने देना चाहिए और उससे अनुभव करके सीखने देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक प्रमुख एग्जाम्पल देखा था। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। यह सब हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। कब? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि पूरी तरह से आश्रम प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने हर एक चीज को बिल्कुल विस्तार से आपको समझा दिया है। शांति निकेतन जो कि पूरी तरह आश्रम प्रणाली पर आधारित थी। यहाँ की जो शिक्षा की प्रणाली थी, यहाँ पर कक्षाएं जो होती थी वह कंक्रीट की 4 दीवारों के भीतर नहीं होती थी, बल्कि बच्चे बगीचे में बैठकर एक पेड़ के नीचे शिक्षा को ग्रहण करते थे। यहाँ पर जो विद्यार्थी होते थे वह प्रत्यक्ष अनुभव करके हर एक चीज सीखते थे, जिसमें हवा की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और बदलते मौसम के बीच प्रत्यक्ष अनुभव करके हर एक चीज को देखते थे और सीखते भी थे, ठीक है। इसको एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से, व्यवहारिक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की थी। प्रकाश संश्लेषण का एक एग्जाम्पल लिया था। एक तो तरीका है कि शिक्षक कक्षा में जाएं, ठीक है, विज्ञान के शिक्षक कक्षा में जाएं और विद्यार्थियों को उन्हें जो टॉपिक पढ़ाना है वह है प्रकाश संश्लेषण।
तो ब्लैक बोर्ड पर वह प्रकाश संश्लेषण का एक डायग्राम बना दें और एक परिभाषा लिख दें और विद्यार्थियों से बोल दें कि आप इसे रट लीजिए और जब एग्जाम हो तो वहां पर इसे टिप दीजिएगा। यह हो गया किताबी तरीका। लेकिन यदि इसे हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शिक्षा के संदर्भ में देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि विद्यार्थी को बगीचे में भेजिए, वहां उससे एक बीज को बोने को बोलिए, वह बीज को बोएगा, उसमें पानी डालेगा, उसे अंकुरित होते हुए देखेगा, पत्तियों का रंग बदलते हुए देखेगा, तो वह कहीं ना कहीं आपने जो परिभाषा प्रकाश संश्लेषण की उसे समझाई है, तो उसे वह इस प्रत्यक्षीकरण करके जो उसने एग्जाम्पल किया है, ठीक है, उसने जो अनुभव किया है उससे कनेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं यह जो डेफिनेशन है उसे लंबे समय तक भी याद रहेगी और जो अवधारणा है उसे वह बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो मूल उद्देश्य है उसको भी आपको बता देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहना चाहते थे कि प्रकृति बच्चे की स्वाभाविक शिक्षक है जो उसे अनुशासन, सौंदर्य शास्त्र, संवेदनशीलता और जीवन के वास्तविक अर्थ सिखाती है। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली। अगली जो डेफिनेशन थी वह थी महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि महात्मा गांधी जी ने यह जो परिभाषा दी थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यह अपनी परिभाषा कब दी थी? महात्मा गांधी जी ने यह अपनी परिभाषा 1937 में, पिछले लेक्चर में हर एक चीज बताई गई है, यहाँ पर शॉर्ट में रिवीजन करा रहे हैं। 1937 में वर्धा योजना के दौरान दी गई थी। ठीक है, इसका मूल जो फोकस था वह 3H पर था। ठीक है, 3H के विकास पर इसका मूल फोकस था। 3H मतलब हार्ट, हैंड और हार्ट। ठीक है, हार्ट, हेड और हार्ट। हेड, हार्ट, HEART, हार्ट, और अगला जो है वह है हैंड। ठीक है, हैंड। तो तीनों को याद रखना है क्योंकि गांधी जी की जो शिक्षा का मूल अर्थ निकलता है यहाँ से। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा का मूल जो फोकस था वह इन तीनों पर था, हेड पर, हार्ट पर और हैंड पर। इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी, जिसमें हैंड का मतलब होता है शारीरिक विकास। ठीक है, हैंड मतलब शारीरिक विकास, हाथ या फिर कार्य, इसका अर्थ हुआ श्रम या कौशल से। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास का अर्थ हेड से ही है यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है विचार क्षमता या समझ का विकसित होना। उसके बाद जो अगला H है उसका जो अर्थ होता है हार्ट, मतलब आध्यात्मिक विकास, जिसमें नैतिक मूल्य, दया, सत्य, चरित्र, इन सबको सिखाया जाता है। ठीक है, हार्ट का मतलब यहाँ पर आत्मा भी हो सकता है या फिर हृदय भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने गांधी जी की जो अवधारणा है उसे ब्लूम के वर्गीकरण से कनेक्ट करने की कोशिश की थी और आपको यह भी बताया था कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है कि ब्लूम ने जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित जो वर्गीकरण दिया है उनके उद्देश्यों को लेकर वह कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वह गांधी जी की जो शिक्षण की अवधारणा है उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर ब्लूम ने गांधी जी को पढ़ा है तो फिर निश्चित ही यह अवधारणा उन्होंने यहीं से गांधी जी की शिक्षण की अवधारणा से ही ली होगी, क्योंकि ब्लूम भी क्या कहते हैं देख लीजिए। ब्लूम ने जो अपना वर्गीकरण दिया था, कब दिया था? ब्लूम ने अपना वर्गीकरण कब दिया था? 1956 में दिया था। लेकिन गांधी जी ने जो अपनी शिक्षण की अवधारणा दी थी वह 1937 में वर्धा योजना में ही दे दी थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बाद में ही ब्लूम का वर्गीकरण आया, जिसमें ब्लूम ने भी प्रमुख 3 क्षेत्रों की बात की है, जिसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र, हेड, भावनात्मक क्षेत्र, हार्ट और मनोसंचालित क्षेत्र या साइकोमोटर जो डोमेन की बात की है उसमें हैंड आता है। तो कहीं ना कहीं इसके जो डोमेन है और गांधी जी की शिक्षण के अवधारणा के जो 3H हैं वह एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर ब्लूम ने गांधी जी को पढ़ा होगा, ठीक है, मान सकते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो, लेकिन अगर ब्लूम ने गांधी जी को पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं यह धारणा उन्होंने यहीं से ली होगी। ठीक है, तो इसमें हमने और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, जिसमें हस्तशिल्प या चरखे का उदाहरण लिया था। शारीरिक तौर पर विद्यार्थियों को चरखा सिखाना या फिर मटके बनाना सिखाया जाता था। ठीक है, मटके के जो बर्तन होते हैं वह मिट्टी के जो बर्तन बनाना होते थे वह सिखाए जाते थे, जिससे उनका एक तो शारीरिक व्यायाम तो हो ही जाता था, साथ ही उनके कार्य के प्रति एक लगन की भावना भी उत्पन्न हो जाती थी। मानसिक तौर पर यहाँ पर विद्यार्थी कहीं ना कहीं इसमें गणित और विज्ञान का प्रयोग करते हैं। विज्ञान का कैसे? जैसे सूत काटने में किस प्रकार के मतलब वजन, कितना वजन होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए सूत की, उसका मापन करना, कितना समय लगना चाहिए, हर एक चीज जो है गणित के अंतर्गत आती है। और विज्ञान के अंतर्गत कैसे? इसमें आपको बताया गया था कि कपास से जो धागा बनने की जो प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर व्यवहारिक रूप से वह इसे समझते थे और आध्यात्मिक लेवल पर उनके कार्य के प्रति उनकी निष्ठा होती थी। ठीक है, वो यहाँ पर वह स्वावलंबन और सादगी जैसे महत्वपूर्ण गुणों को भी सीखते थे। इसको अन्य व्यवहारिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की थी, जिसमें पर्यावरण एवं स्वच्छता का एक एग्जाम्पल हमने लिया था। किताबी ज्ञान की बात करें तो किताबी ज्ञान
किस प्रकार, ठीक है। किताबी ज्ञान का मतलब है कि पर्यावरण या स्वच्छता के महत्व पर विद्यार्थियों को एक निबंध लिखने दे देना, और जाहिर है अगर उन्होंने निबंध को रट लिया है तो वह इसे लिख भी देंगे। लेकिन एक व्यवहारिक तरीका हमने आपको बताया था, गांधीवादी तरीका है सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है। मतलब शरीर के लेवल पर किस प्रकार इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्वच्छता का महत्व को यहाँ पर किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। मतलब विद्यार्थियों के जो आसपास का जो परिसर है, ठीक है, विद्यालय का जो परिसर है, वहां पर विद्यार्थियों से झाड़ू लगाने को बोलना, वहां पर साफ सफाई रखने को बोलना, ठीक है। तो यह होगा शारीरिक लेवल पर। मन के लेवल पर मतलब विद्यार्थी यहाँ पर समझेंगे कि कचरा कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार इससे प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। आत्मा के लेवल पर उनका इस कार्य के प्रति कोई भी नकारात्मक जो एप्टीट्यूड, ठीक है, नकारात्मक जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, वह विकसित नहीं होगा, ठीक है। वह किसी भी कार्य को छोटे या बड़े कार्य की दृष्टि से नहीं देखेंगे, वह इस कार्य को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, और कहीं ना कहीं उनके मन में स्वच्छता की एक भावना विकसित होगी कि हाँ, हमको अपने आसपास का जो विद्यालय का परिसर है उसमें स्वच्छता बनाए रखनी है। तो हमने दो प्रमुख परिभाषाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। आज हम देखने वाले हैं शिक्षण के तीन प्रमुख दृष्टिकोण। तो इसमें तीन प्रमुख दृष्टिकोण, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण के तीन प्रमुख दृष्टिकोण, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना है, बगैर नोट्स के काम नहीं हो सकता है। तो यह हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षण के तीन प्रमुख दृष्टिकोण, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के तीन प्रमुख दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला है अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन, दूसरा है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, और तीसरा है इसमें लेजिस फेयर या हस्तक्षेपवादी या स्वच्छंदवादी। पहले इसे देख लेते हैं। अधिनायकवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर आपने इन तीन दृष्टिकोणों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, अपने मस्तिष्क में बैठा लिया, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण के लेवल है वह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। क्योंकि यह जो तीन दृष्टिकोण है शिक्षण के, वह कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षण के लेवल है उनकी नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं इमारत भी मजबूत ही बनेगी। चलिए देख लेते हैं अधिनायकवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। अधिनायकवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण स्मृति, सही कर लीजिए इसको, शिक्षण स्मृति स्तर की विचारहीन तथा शिक्षक केंद्रित गतिविधि है जो विद्यार्थियों में दृष्टिकोण एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इसी परिभाषा के नीचे नोट कर लेना है, ठीक है। 1857 की क्रांति के एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें, ठीक है, शिक्षण का जो यह दृष्टिकोण है, इसका मुख्य फोकस केवल इतना है कि विद्यार्थियों को कोई भी जो परिभाषा है, कोई भी जो शब्द है, कोई भी जो अवधारणा है, वह रटा दी जाए, ठीक है, वह रट लें, बस इतना ही इसका अर्थ है। बाकी समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शिक्षक जो होता है तानाशाह की भूमिका में होता है, ठीक है। विद्यार्थी जो होते हैं वह केवल आज्ञाकारी श्रोता बनकर रह जाते हैं। उनमें जिज्ञासा की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, वह करके बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते हैं। बस उन्हें जो चीज रटा दी उनके लिए वही अंतिम सत्य हो जाती है। तो इसको 1857 की क्रांति में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक इतिहास के शिक्षक कक्षा में जाते हैं, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, एक शॉर्ट में ही लिखेंगे हम, आपको हर एक चीज को विस्तार से लिखना है। पहली बार तो कम से कम नोट्स बना रहे हैं, तो हर एक चीज को जो शब्द बोल रहे हैं उन्हें विस्तार से नोट करते हुए चलिए। और फिर जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो इनको शॉर्ट नोट्स में जैसे हम कर रहे हैं तो इस प्रकार ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। हिस्ट्री के एक टीचर हैं, ठीक है, हिस्ट्री के एक टीचर हैं, उनको विद्यार्थियों को 1857 की क्रांति बताना है। तो वह क्या करते हैं, 1857 की क्रांति बताते हैं और उनके प्रमुख क्षेत्र जैसे हो गए दिल्ली हो गए, आगरा हो गया, ग्वालियर, झांसी हो गए, और इन सब क्षेत्रों के नाम बता देते हैं और यह बता देते हैं कि यह हो गए इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, क्या परिणाम हुए, क्या इसका महत्व है, क्या वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता है, कुछ भी नहीं बताते हैं, ठीक है। सिंपल सा, क्योंकि इस दृष्टिकोण का मुख्य फोकस इतना है कि विद्यार्थियों को सिंपल सी जो अवधारणा है, जो भी चीज हम उन्हें दे रहे हैं बिल्कुल सेम दें और वह उसी प्रकार से उसको रट लें, ठीक है। इसमें समझ का कोई विकास नहीं होता है, चिंतनशीलता की कोई इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं वह केवल आज्ञाकारी श्रोता बनकर रह जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों की जो रटने की प्रवृत्ति है वह बढ़ती है, ठीक है। इसको एक लाइन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, यह शिक्षण की वह शैली है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। पहले इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है आपने यह एग्जाम्पल लिख लिया होगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी डेफिनेशन ऐड कर दे रहे हैं, याद रखिएगा यह डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है और ऐसा बोल देगा कि यह शिक्षण के किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो नोट कर लीजिए, यह शिक्षण की वह शैली है, यह शिक्षण की वह शैली है जो कि
रोबोट पैदा करती है ना कि विचारक, ठीक है, जो कि रोबोट पैदा करती है ना कि विचारक, ना कि विचारक। तो उम्मीद है आपको यह परिभाषा भी बहुत अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इसको 1857 की जो क्रांति है उसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह शिक्षण की वह शैली है जो कि रोबोट पैदा करती है ना कि विचारक। चलिए अब अगला जो दृष्टिकोण है उसे देख लेते हैं। अगला दृष्टिकोण है हमारा डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। यह दृष्टिकोण क्या कहता है? शिक्षण, इसको सही कर लीजिए, शिक्षण बौद्ध स्तर पर किया जाता है, परंतु इसके लिए पहले स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार आवश्यक होता है। शिक्षण एक विचारपूर्ण गतिविधि है तथा कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच प्रभावी अंतः क्रिया का माध्यम है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए यहाँ पर, भारत का मानसून, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? भारत का मानसून। इसी एग्जाम्पल में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है और एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारे जो लेक्चर हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वह जियोग्राफी या फिर एनवायरनमेंट से संबंधित ही होने वाले हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल जो होंगे वह कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी कहानियों से, करंट अफेयर से लिंक होकर ही होंगे, ठीक है। भूगोल के ज़्यादातर एग्जाम्पल हम इसलिए यहाँ पर नोट करते हैं क्योंकि हमारा जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूपीएससी में जो ऑप्शनल रहा है वह जियोग्राफी ही रहा है, इसलिए हमारे जो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं वह कहीं ना कहीं जियोग्राफी से लिंक करके ही होते हैं। बाकी हम जो भी एग्जाम्पल देते हैं वह बिल्कुल व्यवहारिक होते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। जितना कि भूगोल आपने 10th लेवल तक पढ़ा होगा उतने ही व्यवहारिक एग्जाम्पल हम आपके सामने लाते हैं। कोई भी कठिन एग्जाम्पल आपके सामने नहीं लाया जा रहा है जिससे कि आप इस परिभाषा को ना समझ पाए। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। शिक्षण बौद्ध स्तर पर किया जाता है, परंतु इसके लिए पहले स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या इसमें स्मृति स्तर का आधार आवश्यक है। कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। स्मृति स्तर का आधार आवश्यक है। हर एक चीज हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आपको वर्ड, हर एक वर्ड को बिल्कुल नोट करना है, ठीक है। स्मृति स्तर का आधार आवश्यक है, मतलब यहाँ पर विद्यार्थियों को मानसून की जो अवधारणा है उसे समझाने के लिए उन्हें कुछ बुनियादी तथ्य बताए जाते हैं। जैसे मानसून जो शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। याद रखिए, इतना याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल जब हम परिभाषा से या अवधारणा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको उस टॉपिक के भीतर बिल्कुल भी नहीं प्रवेश करना है, ठीक है, कि हम यहाँ पर भारतीय मानसून पढ़ाने बैठे हैं। याद रखिए, भारतीय मानसून हम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह शिक्षण से संबंधित है, बस इस एग्जाम्पल को परिभाषा में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जैसे ही हम जियोग्राफी का जो बैच लाएंगे यूजीसी नेट के लिए, वहां पर हर एक कंसेप्ट को आपको ऐसे ही कहानियों और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको केवल इस एग्जाम्पल को परिभाषा में कनेक्ट करना है, ठीक है। भारत का मानसून, तो स्मृति स्तर का आधार किस प्रकार? स्मृति स्तर के आधार की आवश्यकता होती है चूंकि विद्यार्थियों को इस अवधारणा को समझाना है, इसलिए उन्हें कुछ बुनियादी तथ्य बताए जाते हैं। जैसे मानसून जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। जो मानसून है वह सबसे पहले, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वह सबसे पहले केरल के तट पर आता है। उससे भी पहले यह कहाँ आता है? उससे भी पहले हमारे जो द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, उसमें लगभग मई के लास्ट वीक में 26 से या 27 जो मई होती है उसके पास आसपास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को कुछ बुनियादी तथ्य समझा दिए जाते हैं कि जो मानसून है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है और दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद क्या है? शिक्षण बौद्ध स्तर पर किया जाता है, ठीक है। फिर जाया जाता है इस पर, बौद्ध स्तर पर जाया जाता है। स्मृति स्तर का आधार हो गया, अब जाया जाता है बौद्ध स्तर पर। यहाँ विद्यार्थियों को बताया जाता है कि मानसून क्यों और कैसे आया जाता है। विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि किस प्रकार तापमान, ठीक है, किस प्रकार टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन है उसके कारण यहाँ पर मानसून आता है। उन्हें बताया जाता है कि समर का जो सीजन होता है वहाँ वो उस समय में इंडिया पर लो प्रेशर की स्थिति बनती है, जिसके कारण भारतीय जो मानसून है वह आता है, ठीक है। विचारपूर्ण गतिविधि है। शिक्षण एक विचारपूर्ण गतिविधि है। विचारपूर्ण गतिविधि कैसे है कि जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों को यह टॉपिक समझाते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी समझ जाते हैं, क्योंकि जब वह प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को बेहतर तरीके से समझ आ जाता है कि अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह बात उनके मस्तिष्क में बैठ चुकी है और उनको यह जो विषय है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा है, ठीक है। तो पूरी तरीके से विचारपूर्ण गतिविधि है। याद रखिए, अगर इसमें स्मृति स्तर का आधार ना हो, अगर विद्यार्थियों को यह पता ही ना हो कि जो हवा होती है, ठीक है, वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो वह बौद्ध स्तर पर यह कभी भी नहीं समझ पाएंगे
कि किस प्रकार जो तिब्बत का पठार है वह मानसून के आने में योगदान दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है यह परिभाषा इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल को यहीं कनेक्ट कर लीजिएगा, इसके नीचे ही नोट कर लेना है आपको। चलिए अब अगला जो दृष्टिकोण है उसको देख लेते हैं। थर्ड हमारा दृष्टिकोण है लेज़र-फेयर या अहस्तक्षेपवादी या फिर स्वच्छंदवादी। स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अत्यंत विचारशील गतिविधि है, मतलब दोनों लेवल जो हमने देखे थे उनसे कहीं अधिक विचारशील यह गतिविधि है, जो विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि इंसाइट का विकास करती है। यह चिंतन स्तर का शिक्षण है जो स्मृति एवं बोध स्तर से अधिक जटिल होता है। यह स्मृति एवं बोध स्तर प्राप्त करने के बाद संचालित होता है तथा इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों की समान एवं सक्रिय भागीदारी होती है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वह एक सहयोगकर्ता की भूमिका में होते हैं, एक मित्र की तरह होते हैं, फैसिलिटेटर की भूमिका में शिक्षक यहाँ पर होते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण, स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण, एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, सतत शहरीकरण। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षक यहाँ पर बिल्कुल भी तानाशाह नहीं होते हैं, बल्कि एक फैसिलिटेटर, एक मित्र की भूमिका में होते हैं, एक सहयोगकर्ता की भूमिका में होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण। सबसे पहले तो परिभाषा क्या कहती है उसके एक एक शब्द को लेना है, जो कि महत्वपूर्ण शब्द है उनको लेना है, और फिर एग्जाम्पल को परिभाषा के महत्वपूर्ण शब्दों में अप्लाई करने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो यह कहता है कि स्मृति एवं बोध स्तर से अधिक जटिल है, मतलब यह स्मृति एवं बोध स्तर के संचालित होने के बाद आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, मेमोरी लेवल का एम बना दे रहे हैं, मेमोरी, एक मिनट स्टूडेंट, मेमोरी लेवल, और एक है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पर सबसे पहले विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि आखिर सतत विकास क्या होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार इस शहरीकरण का हमारे जो पर्यावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर कक्षा में आते हैं, वह विद्यार्थियों को एक शहर की चुनौती से अवगत कराते हैं। देखिए इसमें हम जलभराव की जो चुनौती है उसके माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई अन्य एग्जाम्पल, ट्रैफिक का एग्जाम्पल या फिर कोई अन्य एग्जाम्पल जैसे प्रदूषण का एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जो भी आपको सूटेबल लगे वहां पर ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसको जलभराव की स्थिति के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर आते हैं कक्षा में, वह विद्यार्थियों को एक चुनौती से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। जो चुनौती होती है वह होती है जलभराव की स्थिति। प्रोफेसर विद्यार्थियों को बताते हैं कि हर साल मानसून आता है और मानसून की स्थिति में शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि काम करती है। ठीक है, तो आपको ऐसा एक सिद्धांत बनाना है, एक ऐसी थ्योरी बनाना है, एक ऐसा समाधान निकालना है जो कि इस बाढ़ की स्थिति में हमें निपटने में मदद करे। ठीक है, बाढ़ की स्थिति से निपटने में मदद करे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा स्मृति एवं बोध स्तर संचालित प्राप्त करने के बाद होता है, मतलब मेमोरी लेवल पर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो शहरीकरण है उसका हमारा जो पर्यावरण है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें छात्रों की क्या प्रतिक्रिया होती है। जब प्रोफेसर उन्हें चुनौती बता देते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी फिर ग्रुप बनाते हैं, वह शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा करते हैं, वहाँ के जो नक्शे हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, किस प्रकार की यहाँ पर अवसंरचना है, हर एक चीज को देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं। और फिर उसके बाद पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को मिलाकर वह एक मॉडल बनाते हैं जिसे बोला जाता है स्पंज सिटी मॉडल। ठीक है, वह एक मॉडल बनाते हैं जिसे बोला जाता है स्पंज सिटी मॉडल। इस मॉडल का नाम क्या है, स्पंज सिटी मॉडल। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। और इस मॉडल को बनाने के बाद वह इसे कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। याद रखिए यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की समान एवं सक्रिय भागीदारी होती है। लेज़र-फेयर का मतलब यह नहीं है, अहस्तक्षेप का मतलब यह नहीं है कि जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वह सो रहे हैं, वह भी सहयोग करते हैं, लेकिन कब सहयोग करते हैं वह अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब विद्यार्थी मॉडल बनाकर लाते हैं तो कक्षा में संवाद स्टार्ट होता है। विद्यार्थी अपने प्रोफेसर को बताते हैं कि प्रोफेसर हमने जो मॉडल बनाया है ढाल वाले क्षेत्रों के लिए वह मॉडल है स्पंज सिटी मॉडल। स्पंज का मतलब है ऐसे क्षेत्र, स्पंज मतलब जो होते हैं ना, तालाब होते हैं, जो आर्द्रभूमियां होती हैं जो कि जल को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, स्पंज का सिंपल सा मतलब है एब्जॉर्ब करने वाली जो चीजें होती हैं। तो स्पंज सिटी मॉडल बनाते हैं, वह
अपना सुझाव रखते हैं कि हमें ढाल वाले क्षेत्रों में बहुत सारे कृत्रिम तालाब और आर्द्रभूमियां जो हैं उनका निर्माण करना चाहिए। तब फिर शिक्षक उनसे बोलते हैं, क्या आपने वहां की मिट्टी की पारगम्यता की जांच की है या फिर नहीं? अब यहाँ पर विद्यार्थियों का दिमाग क्लिक करता है, ठीक है, उनके दिमाग में ऐसा प्रश्न आया ही नहीं था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। याद रखिए, स्पंज सिटी मॉडल ऐसी प्लेस पर अप्लाई नहीं हो सकता है जहाँ की संरचना बिल्कुल चट्टानी है, क्योंकि जो भूमि है वहाँ की जल को एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं और यह मॉडल पूरी तरह विफल हो जाएगा। तो फिर शिक्षक उन्हें बताते हैं कि आपने वहाँ की मिट्टी की पारगम्यता की जांच की है या फिर नहीं की है। तो फिर उसके बाद इन दोनों के बीच बहुत अच्छा सहयोग होता है और फिर इसका समाधान निकाल लिया जाता है समस्या का। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल को हमने इस अवधारणा में शिक्षण की अप्लाई करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये सभी तीनों अवधारणाएं बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर कोई भी अवधारणा, कोई भी परिभाषा, कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो बस उसे बार बार देखिए। जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतने ही ज़्यादा बार वह चीज़ आपके दिमाग में बार बार घूमेगी और फिर स्थायी रूप से आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। नहीं आया है समझ तो क्लास को एक बार और जरूर देख लीजिएगा। जो भी हम शब्द बोलते हैं यहाँ पर याद रखिए, हर एक चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ को अगर लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे तो फिर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम केवल शॉर्ट में नोट करते हैं। अगर आप इसी तरीके से 2-4 बार क्लास को देख लेंगे और अगर जितना हम कुछ बोल रहे हैं हर एक चीज़ को बिल्कुल लिख लेंगे और 4 से 5 बार अगर उसका रिवीजन कर लेंगे, तो जिस प्रकार हम केवल शब्दों के माध्यम से पूरे एग्जाम्पल को आपको समझा रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी किसी को भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको परिभाषाएं बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, अवधारणा अब आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ गई होगी। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स के रूप में जरूर कन्वर्ट करते चलिए। बार बार बोल रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि यह कोई रिवीजन क्लास नहीं है। संपूर्ण कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए। लापरवाही करेंगे तो सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और बाकी अगर अभी तक आपने हमारा जो तपोभूमि अकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।